वह सब सरोजनी खुराना बंगले में पहुंचे। अर्नव बंगले के अंदर गया तो सरोजनी जी अर्नव को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई और उसे जाकर के गले लग गई। अर्नव भी खुशी से सरोजनी जी से मिला और कहने लगा, दादी माँ कैसी हैं आप? सरोजनी जी कहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें देख कर के बहुत ज़्यादा ही ठीक हो चुकी हूँ। इतने में ही किशोर जी भी आए और उन्हें देख कर के अर्नव कहने लगा, दादाजी आप कैसे हो माय हीरो? किशोर जी भी बहुत खुश होकर के अर्नव से मिले और कहने लगे, सारे कॉन्ट्रैक्ट सही से हैंडल हो गया है ना? अर्नव ने कहा, हाँ दादाजी। फिर सभी ने मिलकर के डिनर किया। डिनर करने के बाद सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। आसी और मधु भी अपने कमरे में जाकर सो गई क्योंकि उन्हें भी कल सुबह कॉलेज आना था। पर उधर अर्नव को तो नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि वह तो आसी के बारे में ही सोचे जा रहा था और सोचते ही वह सो गया। सुबह आसी की आंखें 8 बजे खुली। वह फ़ौरन से उठ कर के आधे घंटे में रेडी हो गई और मधु के कमरे में जाने लगी। तभी अर्नव भी अपने रूम से बाहर आ रहा था और उसने आसी को आते हुए नहीं देखा और आसी से टकरा गया। आसी फिर से गिरते गिरते बची। उसके हाथों को अर्नव ने पकड़ लिया और उसे अपने करीब कर लिया। यह सब दोबारा हुआ जो आसी को अर्नव ने उसे बचाया था। आसी ने फिर से उसे थैंक यू बोली और वह मधु के कमरे में जाने लगी। अर्नव अभी कुछ कहता कि मधु के कमरे में आसी जा चुकी थी। अर्नव फिर से स्माइल करते हुए नीचे चला जाता है और अपने मन में सोचे जा रहा था कि एक न एक दिन तो आसी जी, मैं आपको तो अपना बना कर ही रहूँगा, चाहे आप जितना भी मुझसे भाग लें। मुझसे तो लड़कियां भागती ही नहीं हैं, वह तो मेरे ही पीछे पड़ जाती हैं। पर आप बहुत अलग हैं, उन लड़कियों से आप बिल्कुल भी नहीं हैं। आप तो मुझे 1% भी भाव नहीं दे रही हैं। पर कोई बात नहीं है, मैं आपको एक दिन इम्प्रेस करके ही रहूँगा। इतना कह कर के वह नीचे सरोजनी जी के पास चला जाता है। सरोजनी जी अर्नव को देखकर कहने लगी, आओ बेटा बैठो, नाश्ता तैयार है। वह दोनों लड़कियां अभी तक नहीं आईं। किशोर जी कहने लगी, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? वह दोनों लड़कियां रेडी हो रही होंगी, उनका आज पहला दिन है। और वैसे भी मधु को तो आप जानती हैं कि कितना देर तक सोती रहती है। उधर मधु सोई हुई थी। उसे देख कर के आसी कहने लगी, चलो मधु उठ जाओ, हमें कॉलेज जाना है। मधु कहने लगी, सोने दो ना यार मुझे। इतना कह कर के वह दूसरी तरफ मुँह करके सोने लगी। यह देख कर के आसी बोली, मधु हमें कॉलेज जाना है, आप उठ क्यों नहीं रही हैं? आप क्या चाह रही हैं कि मेरी आज फर्स्ट दिन ही कॉलेज लेट हो जाए? इतना सुनकर के फ़ौरन से मधु अपने बिस्तर से उठ बैठी और वह कहने लगी, अच्छा ठीक है बाबा, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। और वह फ़ौरन वॉशरूम चली जाती है। आसी बोली, मैं नीचे जा रही हूँ, आप भी नीचे आ जाइएगा। मधु कहने लगी, ओके। आसी नीचे आ जाती है। नीचे आकर देखती है कि सामने डाइनिंग टेबल पर अर्नव बैठा हुआ था और उसे ही घूरे जा रहा था। यह देखकर के आसी फिर से अनकंफर्टेबल फील करने लगी। वह अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ रही थी। अर्नव उसको यह करते हुए देख रहा था और स्माइल कर रहा था। वह जान रहा था कि आसी उससे देख कर के अनकंफर्टेबल हो रही है, लेकिन वह भी और ज़्यादा उसे परेशान करना चाहता था ताकि आसी उसके सामने से आकर के बात करे। पर ऐसा नहीं होने वाला था। आसी तो उससे बात नहीं करने वाली थी क्योंकि आसी बहुत ही शर्मीली लड़की थी। आसी खड़ी ही थी कि पीछे से मधु भी आ गई और कहने लगी, दादी माँ जल्दी से नाश्ता दे दीजिए हमें, वरना आज आसी की पहले दिन ही कॉलेज लेट हो जाएगा। इतना सुनकर के सरोजनी जी कहने लगी, पहले तुम दोनों आओ तो सही और बैठो। मधु कहने लगी, भाई आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? अर्नव चौंक सा गया और कहने लगा, हाँ लेकर तो आया हूँ, पर कल बहुत ज़्यादा लेट हो गया था इसीलिए मैं कुछ कह नहीं पाया। जब तुम कॉलेज से आओगी तो तुम्हें मिल जाएगा जो भी चाहिए। अभी तुम फ़ौरन से नाश्ता करो और मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। इतना कह करके वह भी नाश्ता करने लगा। आसी तो बस अर्नव के सामने बैठी थोड़ी थोड़ी खा रही थी। यह देख कर के सरोजनी जी कहने लगी, क्या हुआ है आसी, आपको तबीयत तो ठीक है ना? आप नाश्ता क्यों नहीं अच्छे से कर रही हैं? इतना सुनकर के आसी होश में आई और कहने लगी, कर रही हूँ दादी माँ। बस आसी की हरकतें सरोजनी जी और मधु देखकर हंसी जा रही थी। और फिर मधु और आसी दोनों नाश्ता कर चुकी थी और अर्नव भी नाश्ता करके बाहर गाड़ी में जा चुका था। इसीलिए तो आसी फटाफट से उसके जाने के बाद नाश्ता कर लेती है और वह दोनों भी बाहर कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। आसी कहने लगी, हम ड्राइवर के साथ नहीं जा सकते हैं?
तो मधु कहने लगी, क्यों भाई, हमें ड्रॉप कर देंगे वहाँ तक, घबराने की कोई बात नहीं है, भाई को भी उधर ही जाना है। यह सुनकर के आसी कुछ नहीं बोल पाती है और मधु के साथ अर्नव के कार में बैठ गई। अर्नव फिर से वही मिरर सेट किया और आसी को बस मिरर में ही घूरे जा रहा था। आसी फिर भी शांत बैठी थी, वह मधु के बातों का बस हाँ ना में जवाब दिए जा रही थी। अर्नव ने दोनों को कॉलेज ड्रॉप कर दिया। आसी और मधु दोनों कॉलेज की तरफ जाने लगी। अर्नव तो कुछ मिनट तक आसी को ही घूरे जा रहा था। आसी भी अर्नव के बर्ताव को नोट कर रही थी। जब तक से आसी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई, वह देखते जा रहा था और आहें भर रहा था। आसी कॉलेज को देखकर दंग रह गई थी। कॉलेज बहुत बड़ा था और सभी चीज़ें अवेलेबल थी उस जिसकी ज़रूरत हो और हो भी क्यों ना। मुंबई का बेस्ट कॉलेज जो था, मधु की वजह से उस कॉलेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि सभी जानते थे मधु किसकी बहन है। मधु और आसी सेम क्लास में थी। उधर अर्नव जो अभी भी आंखें बंद किए हुए आसी के बारे में ही सोच रहा था, तभी उससे आवाज़ आई, अर्नव सर, ऑफिस आ गया है। और अर्नव के साइड में आकर के कार का गेट खोल दिया। एक बड़ी सी बिल्डिंग जो कि आसमान को छू रही थी, जिस पर बड़े बड़े शब्दों में खुराना इंटरप्राइज लिखा हुआ था। अर्नव कार से निकलकर सीधा ऑफिस में एक राजा की तरह एंटर हुआ। उसको देख करके सब अपने सीट से खड़े होकर के रिस्पेक्ट दे रहे थे। लड़कियां तो उसे निहारने में बिजी थी, पर अर्नव किसी पर बिना ध्यान दिए अपने कैबिन में चला गया। वह अफसोस ही कर सकती थी क्योंकि अर्नव किसी लड़की की तरफ देखता ही नहीं था। अर्नव के जाते ही सब बैठ गए और अपने अपने कामों में लग गए क्योंकि सबको पता था कि अर्नव को काम में लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वह सब चाह कर भी अर्नव को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। अर्नव को नाराज़ करने का मतलब मुंबई में जीना मुश्किल हो जाना। अर्नव के पीछे पीछे बबलू भी कैबिन में आ जाता है। अर्नव चेयर पर किसी राजा की तरह बैठ कर के बबलू को देखकर बोला, आज का शेड्यूल क्या है, मुझे जल्दी से जल्दी बताओ। बबलू यह सुनकर के फ़ौरन से सारा शेड्यूल बताने लगा, पर अर्नव कहाँ सुनने वाला था। वह तो फिर से आसी के ख्यालों में ही खोसा गया था। उधर दोनों क्लास ख़त्म करने के बाद अपनी कार में बैठकर घर की तरफ चल पड़े थे। उस टाइम अर्नव उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन ड्राइवर मधु को हमेशा ले जाता था और ले आता था कॉलेज, तो वह कॉलेज के वक्त वहां पर पहुंच चुका था। आसी और मधु दोनों घर आ चुकी थी। ऐसे ही मधु और आसी को कॉलेज जाते हुए 10 दिन हो गए थे। आसी भी बहुत ज़्यादा ही सब लोगों से घुल मिल गई थी, पर अर्नव से बिल्कुल वह दूर दूर रहा करती थी। 10 दिनों तक तो अर्नव उसे अच्छे से ऑब्जर्व और उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया था। वह कहाँ से आई है, कैसे आई है, बट उसके साथ क्या हुआ है वह कुछ नहीं जानता था। पर अब उसे रहा नहीं जा रहा था और वह चाह रहा था कि कब वह आसी से खुलकर बातें करे। एक बार सभी ने डिनर कर लिया और सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। आसी अपने कमरे में जा रही होती है, पर उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया। आसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने अपना सर उठाकर देखा तो सामने अर्नव खड़ा था। आसी का कमरा अर्नव के कमरे से होकर जाता था। आसी ने अपना हाथ छुड़ा करके कहा, क्या बदतमीजी है। अर्नव उसके नज़दीक आते हुए, बदतमीजी तो अभी की ही नहीं है, पर लगता है करना पड़ेगा, और उसकी ओर बढ़ने लगा। आसी अर्नव को अपनी तरफ आते हुए देख करके अपने कदम पीछे करते हुए कहने लगी, आप वहीं रुक जाइए, हम कह रहे हैं ना। अर्नव उसके पास आते हुए बोला, अगर नहीं रुका तो। आसी पीछे जाते हुए, हमने कहा ना आप हमारे पास मत आइए वरना। आसी की धमकी सुनकर के अर्नव आसी के कमर को पकड़कर दीवार से लगाते हुए बोला, क्या वरना बताइए आसी जी। आसी उसकी आंखों में देखने लगी और कहने लगी, हमने कहा हमें छोड़िए। पर अर्नव उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, आपको क्या लगा कि हम भूल गए हैं आपको? आप हमें हमेशा इग्नोर करती रहती हैं। हम आपको मॉल में ही आपने जिस तरह से बदमाशों को पिटाई की है, तब से मैं आप पर नज़र बनाए हुए हूँ। उस टाइम से ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ। आप बहुत अलग हैं सभी लड़कियों से। इतना कह कर के और फिर से आसी के हाथों को अपने हाथों में ले लिया और कहने लगा, आप समझती क्यों नहीं हैं, मैं आपके लिए पागल हो रखा हूँ, पर आप तो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। आपके लिए मेरे दिल में बहुत कुछ है। आप उन लड़कियों में से नहीं हैं जो कि सभी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। आप वह हैं जो कि मेरे
में 1% भी इंटरेस्ट नहीं है और इसीलिए मुझे आप पर दिल आ गया है। अर्नव एक अलग ख्याल का लड़का था। उसके दिल में जो भी होता वह बता दिया करता था सामने वाले को। वह अपने मन में नहीं रखता था, वह चाहे गुस्सा हो या फिर प्यार, और उसे इजहार भी करना नहीं आता। इसीलिए आसी को साफ शब्दों में उसके दिल में क्या चल रहा था वह सब कुछ बता दिया। यह सुनकर के आसी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि वह बात सुनकर के हैरान थी और वह फ़ौरन से अपने कमरे में चली गई और डोर बंद करके बिस्तर पर लेट गई और रोने लगी। उसे इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अर्नव यह देख कर के स्माइल करने लगा और कहने लगा, ठीक है आसी जी, मैं थोड़ा वक्त दे रहा हूँ आपको, पर ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं आपको दिलो जान से चाहता हूँ। और इतना कर कर के वह वॉशरूम में अपने कपड़े लेकर चला जाता है। उसके बाद काउच पर बैठा और लैपटॉप पर अपने काम करने लगा। उधर आसी अपने कमरे में लेटे हुए ही आंखों में आंसू बहा रही थी और वह नींद की वादियों में खो गई। अगली सुबह सभी लोग रेडी होकर के नाश्ता करने आ गए। आसी सबको गुड मॉर्निंग बोली और सब लोगों ने उसे भी रिटर्न में गुड मॉर्निंग बोला। मधु भी सबके साथ आ गई नाश्ता करने के लिए। अर्नव भी पीछे से आ रहा था और वह ठीक आसी के सामने वाले चेयर पर बैठ जाता है। आसी नज़र उठाकर फिर से एक बार अर्नव को देखी, पर अर्नव उसे देखकर एक आंख मार दिया। यह देखकर के आसी शर्म से लाल हो गई और वह अपना फेस दूसरी तरफ घुमा ली और जल्दी से नाश्ता अपने प्लेट में लेने लगी। और अर्नव सब समझ रहा था कि आसी उसे देखकर अनकंफर्टेबल हो जाती है। वह फ़ौरन से नाश्ता करके फिर से वह बाहर चला गया। आसी अब समझ गई कि अर्नव उसे ऑब्जर्व कर रहा है। वह भी आसी को समझ रहा था। आसी अच्छे से नाश्ता कर ली थी और मधु कहने लगी, चलो आसी हम लोग कॉलेज चलते हैं। और दोनों मिलकर के सरोजनी जी और किशोर जी को बाय बोलकर दोनों अर्नव की गाड़ी में बैठ जाती हैं। और वहीं अर्नव उसे मिरर में देखते हुए जा रहा था। आज तो ड्राइवर था, ड्राइविंग कर रहा था, फिर भी अर्नव शीशे में देखे जा रहा था और कभी कभी मधु से बात करते हुए पीछे मुड़कर आसी की तरफ एक नज़र मार लिया करता था। आसी भी उसके तरफ एक बार देखी तो शर्माकर अपनी नज़रें घुमा ली। शायद अर्नव को वह भी कहीं ना कहीं पसंद कर रही थी, पर उसे यह डर था कि इतने बड़े घराने का लड़का को अगर हाँ कहना उसके बस की बात नहीं है। अगर वह कहेगी तो शायद कोई यह ना कहे कि यह पता नहीं कहाँ की आई हुई लड़की है, अमीर घर का लड़का देखी नहीं कि डोरे डालने शुरू कर दी। इस वजह से आसी अपने आप को रोक रही थी। दोनों अपने क्लास ख़त्म करने के बाद बाहर आकर जाने वाले होते हैं कि तभी उसकी नज़र साइड में खड़े एक लड़के पर जाती है जो कि अपने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। गोरा रंग, 5 फुट 8 इंच कैजुअल कपड़े में वह बहुत ही स्मार्ट लग रहा था, पर अपने हीरो से कम था। उसको देख कर के मधु ने अपनी कार रोकी और उस लड़के से कहने लगी, मुकुल क्या हुआ है? वह लड़का मधु की आवाज़ सुन कर के पीछे मुड़कर देखा। वह दोनों सेम क्लास में थे। मुकुल उनकी गाड़ी के पास आकर, कुछ नहीं, बस बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। मधु कहने लगी, कोई बात नहीं है, हम ड्रॉप कर देते हैं ना, है ना आसी? आसी ने भी हाँ कर दी और मुकुल गाड़ी में बैठ जाता है। मधु आज ड्राइव कर रही थी, इसीलिए वह आज कम बात कर रही थी, पर मुकुल उसे बात करने लगा था। कहने लगा, मधु यह आसी जी तुम्हारे घर में ही रहती हैं क्या? मधु कहने लगी, हाँ क्या बात है? मुकुल कहने लगा, कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ। सब इधर उधर की बातें करते हुए कुछ ही देर में कार सरोजनी खुराना के बंगले के सामने रुकती है। मुकुल कार से उतर कर के थैंक यू गाइस बोलकर लिफ्ट देने के लिए, अब मैं चलता हूँ। मुकुल का घर मधु के घर से थोड़ी दूरी पर था। मुकुल भी एक बड़े घराने का बेटा था। उसके पापा एक बिजनेसमैन थे। मधु मुकुल को हक करते हुए भाई बोलती है, तब आसी उसे हक नहीं करती है तो मुकुल खुद आगे आकर के उसे पकड़ लेता है। मुकुल के हक करने से आसी हैरान हो जाती है, पर कुछ रिएक्ट नहीं करती है क्योंकि उनके लिए नॉर्मल था। पर आसी ने आज तक सिर्फ लड़कों से बात काम होती तभी की थी और आज मुकुल ने हक किया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया वह क्या करे, इसीलिए वह कुछ नहीं बोली। दोनों को बाय बोल करके मुकुल वहाँ से चला जाता है। आसी और मधु कार में बैठ करके अंदर की ओर आ जाती हैं। उधर अर्नव इस समय अपने रूम की विंडो से ही सब कुछ देख रहा था। उसके कमरे की विंडो से मेन गेट के आगे का सब कुछ दिखता था। उसने अपनी मुठिया कस लिया। वह गुस्से में कमरे में आकर कहने लगा, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? तुम गैर लड़कों के नज़दीक क्यों गई? तुम सिर्फ मेरी हो आसी जी। वह बहुत ज़्यादा ही जेलस फील कर रहा था आसी के लिए, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव हो रहा था।
वह यह नहीं चाहता था कि उसके अलावा आसी को कोई और भी हाथ लगाए, यह उसे थोड़ी सी भी टच करे। आसी घर पर आकर सीधे अपने रूम में चली गई। आज तो बहुत दिन हेडेक था, वह बस जाकर के आराम करना चाहती थी। मधु भी थक गई थी, इसीलिए वह भी सीधे अपने कमरे में चली गई। आसी अपने रूम में जाकर के शावर लेकर के सीधे बिस्तर पर जाकर लेट गई। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई थी। जब उसकी आंखें खुली तो डिनर का टाइम हो गया था। वह जल्दी से फ्रेश होकर के नीचे आ गई। सब लिविंग एरिया में ही बैठे थे। मधु सीढ़ियों पर मिल गई थी, वह भी अभी उठी थी और दोनों नीचे आ गई डिनर करने के लिए। सब लोग जानते थे कि अर्णव मधु के लिए कितना पॉजिटिव था। मधु उसके लिए क्या थी, उसकी बहन नहीं, उसकी जान थी। वह दुनिया के लिए भले ही कैसा हो अर्णव, लेकिन दुनिया की नज़रों में वह जितना कठोर और अपनी कंपनी के लिए उतना ही स्ट्रिक्ट था, उसकी नज़रों में उतना ही स्वीट था। सब डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए। आसी अपने रूम में जा ही रही थी कि तभी किसी ने पीछे से उसके हाथों को कस के पकड़ लिया। आसी अचानक किसी के हाथों को अपने हाथों में महसूस किया तो डर गई। उसने अपनी घबराहट और डर को छिपाते हुए पीछे से मुड़कर देखा तो वह अर्णव था जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। आसी ने देख करके थोड़ा सा शांत होती, वह आगे अर्णव से पूछने वाली होती है कि उसने ऐसा क्यों किया, पर अर्णव आसी को कमरे में ले जा करके लॉक कर दिया। आसी को समझ नहीं आया कि अर्णव क्या करना चाहता है। वह अर्णव को डोर लॉक करते देखी तो होश में आती है और घबरा करके कहने लगी, यह क्या बदतमीजी है, आपने रूम को क्यों लॉक कर दिया। अर्णव के चेहरे पर इस समय कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वह आसी को कमरे में ले जा कर के आराम से उसके बेड पर बैठा दिया और कहने लगा, आसी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ समझने की कोशिश करना। वह लड़का कौन था और उसने तुम्हें हक क्यों किया। इतना सुनकर के आसी बिल्कुल हैरान हो गई और कहने लगी, यह क्या मतलब है, कौन लड़का। यह सुनकर के अर्णव कहने लगा, जो तुम कॉलेज से आई तब। यह सुनकर के राशि कहने लगी, वह तो मधु का दोस्त था, मैं तो उसे हक नहीं की, वह खुद ही हक किया। इतना सुनकर के अर्णव कहने लगा, जी नहीं, उसे तुम रोक सकती थी पर रोका नहीं, क्यों। अच्छा ठीक है, चलो आज पहली बार था, पर आज के बाद वह इंसान या फिर कोई भी लड़का तुम्हें टच नहीं करेगा मेरे सिवाय। यह सुनकर के आसी गुस्सा हो गई और कहने लगी, आप अपने आप को समझते क्या हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, आप नहीं जानते हैं मेरे बारे में। और अगर आप मुझसे जिस तरह से रिलेशन चाहते हैं मैं वह नहीं कर सकती हूँ आपके साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कल तक कोई मेरी ऊपर उंगली उठाए। गरीब लड़की एक अमीर इंसान को फंसा ली। यह सुनते ही अर्णव आंखें बड़ी कर लिया और उसने आसी को झटके से दीवार से लगा दिया। 2 कदम आगे थी, जाकर के सीधे दीवार से लग गई, जिसे उसके कमर पर चोट लग गई, पर उसके मुंह से आह तक नहीं निकली। उसने घूरकर अर्णव को देखा। अर्णव उसके पास आकर उसे कमर के चोट वाली जगह पर हाथ रख दिया। अर्णव के पकड़ने से आसी के कमर में दर्द की एक लहर उठी। उसने दर्द से आंखें बंद कर ली, पर मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। अर्णव उसके कमर पर अपनी हाथ करते हुए जल्दी से एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और मुझसे तुम्हें कोई भी जुदा नहीं कर सकता है। एक बात याद रख लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे दुनिया में कोई भी कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी हो। मुझे खुद नहीं पता कि तुम उस लड़के से जब हक कर रही थी तो मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा था, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम समझती क्यों नहीं हो। इतना कह कर के वह पागलों की तरह उसके होठों पर अपना होठ रख दिया और बहुत ही सॉफ्टली उसे किस करने लगा। आसी इन सब चीज़ों के लिए अभी तैयार नहीं थी। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह पूरी तरह से घबरा गई थी और वह अर्णव को धक्का दे दी। अर्णव भी एक कदम पीछे हो गया और अपने होठों को अपने हाथों से साफ किया। आसी अपनी आंखें बंद करके रोने लगी और कहने लगी, आप यहाँ से चले जाइए प्लीज़, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। और यह जो आपने हरकत की है ना, यह बहुत गंदा हरकत है। मैं यह सब नहीं चाहती हूँ, प्लीज़ यह सब क्या है। और वह अपने चेहरे को अपने हाथों से रगड़ने लगी। यह देख कर के अर्णव बहुत ज़्यादा ही हैरान परेशान हो गया था। वह सोच भी नहीं सकता था कि आसी इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही है। वह फ़ौरन से आसी के पास जा कर के ज़मीन पर बैठ गया और आसी के हाथों को पकड़ लिया
और कहने लगा, आसी प्लीज़ मेरी बात को समझिए, आप इस तरह से रिएक्ट मत करिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गुस्से में था, मुझे गुस्सा आ गया था, पता नहीं क्यों। इतना कहकर आसी को अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा, आप भी चुप हो जाइए ना। उसने आसी की आंखों से आंसू साफ़ किया और फिर उसे बेड पर ले जाकर बैठाया और कहने लगा, बताइए आप क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रही हैं, मुझसे क्यों भाग रही हैं, आप वैसे हो कौन और यहाँ कैसे आई? मुझे तो यह पता है कि आप अपनी शादी से भाग कर आई हैं और आपके माँ बापा इस दुनिया में नहीं हैं। आसी ने एक बार अर्नव की तरफ देखी और फिर उसके सीने से लग गई, क्योंकि अर्नव जो उसे वह प्यार दे रहा था जो कि वह वर्षों से किसी से चाह रही थी, और अर्नव भी यही तो चाह रहा था, क्योंकि उसके भी मम्मी पापा बहुत पहले ही एक्सीडेंट में मर गए थे, इसीलिए अर्नव भी अकेले था। दोनों बहुत प्यार के मारे थे। आसी रिलैक्स हो गई और सब कुछ अर्नव को बता दी। जब अर्नव को सारी बातें पता चली तो वह अपने हाथ की मुठियाँ कस लिया। वह सोच भी नहीं सकता था कि आसी के साथ इतना सब कुछ हो गया। उधर आसी के अंकल आंटी और वह इंसान जो कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के लिए आसी को अपने साथ शादी करने के लिए फोर्स कर रहा था, उसका नाम शेखावत था, वह आज भी आसी को ढूंढ रहा था। पर आसी आज ऐसी जगह पर थी जहां पर उन लोगों का पहुंचना बहुत मुश्किल था, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं था। वह लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे कि आसी का पता चल जाए। शेखावत ऐसे बैठने वालों में से नहीं था, उसे जो चीज़ पसंद आ जाए वह हासिल करके ही दम लेता था। पर अर्नव खुराना से तो कभी भी जीत नहीं सकता था और वह आसी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। जब अर्नव यह सुना तो उसने सीने से लगा लिया और उसके माथे को किस करके कहने लगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप मेरी हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी हैं, और आपको कोई भी हाथ तो क्या एक नज़र भी नहीं देख सकता है। इतना कह कर के अर्नव फिर से एक बार आसी को अपने गले लगा लिया और कहने लगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं सुबह होते ही दादी माँ और दादाजी से बात करता हूँ। एक दिन बाद ही मधु का बर्थडे है, मैं उस बर्थडे में अनाउंस कर दूंगा कि हम दोनों इंगेजमेंट करने वाले हैं। इतना सुनकर के आसी चौंक कर हैरान नज़रों से अर्नव को देख रही थी। उसे अपनी आंखों और कानों पर बिलीव नहीं हो रहा था। जो देख सुन रही है वह क्या सच है? यह देख करके अर्नव कहने लगा, जी बिल्कुल, आप जो सोच रही हैं और जो देख रही हैं वह बिल्कुल सच है। मैं हकीकत में हूँ, आपका ख्वाब नहीं हूँ, और आप ऐसी लड़की हैं जो कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ मैं डिज़र्व करता हूँ। आप बहुत कीमती हैं, सब लोग आपको नहीं जान पाएंगे कि आप कितनी कीमती हैं। आप मेरे लिए हीरा है, हीरा। सच में आसी बहुत ही खूबसूरत तो थी ही, बल्कि उसका दिल भी खूबसूरत था। वह जिसे अपना दिल से मानती थी उसे कद्र और इज्जत दिया करती थी, और वह उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं थी। आसी बहुत सच्ची और ईमानदार लड़की थी। अर्नव कहने लगा, आप सो जाइए, मैं अब और तंग नहीं करूँगा आपको, पर याद रखिएगा मुझे ही सपनों में देखिएगा, किसी और को नहीं। इतना कह कर के वह एक बार फिर से आसी के माथे को किस किया और फिर जाने लगा था। तभी आसी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगी, थोड़ी देर और रुक जाइए ना। यह सुनकर के अर्नव फ़ौरन से उसके पास बैठ गया और कहने लगा, क्या हुआ बच्चा, आप इतनी टेंशन में क्यों हो? इतना सुनकर आसी की आंखों में आंसू आ गए और वह अर्नव के गले लग गई और कहने लगी, आपके जैसा आज तक किसी ने मुझे प्यार नहीं किया। मेरे माँ पापा ही थे जो कि मुझे इतना प्यार करते थे और प्यार से मुझे बुलाते थे, पर आज आपने मेरे माँ और पापा की कमी भी पूरी कर दी। थैंक यू अर्नव जी। इतना कहकर अर्नव के गले लगाकर सिसक कर रोने लगी थी। अर्नव यह देख कर के छोटे बच्चों की तरह आसी को पैम्पर कर रहा था और कहने लगा, जल्दी से सो जाइए, सुबह आपको कॉलेज जाना है और मुझे भी ऑफिस जाना है, तो काम है, और मैं सुबह होते ही दादी माँ और दादाजी से शादी की बात करने वाला हूँ। और इतना कह कर के वह चला जाता है। आसी तकिए को गले लगाए हुए और अपनी बाहों में भरे हुए सो जाती है। उधर अर्नव अपने कमरे में जाता है, पर उसे नींद नहीं आती है, क्योंकि वह आसी के बातों को ही सोचे जा रहा था। क्योंकि आसी के साथ जो कुछ भी हुआ है इसे वह डिनायल नहीं कर सकता था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह जान रहा था कि वह जो भी होगा आसी के लिए पागल होगा। वह अभी भी आसी को ढूंढ रहा होगा, इसीलिए जल्द से जल्द आसी के साथ वह शादी करना चाहता था। वह सुबह होने का इंतज़ार में था, इसीलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। वह रात भर अपने ऑफिस का काम किए जा रहा था ताकि वह कल दिन भर आसी के साथ में रह सके। सुबह होते ही आसी उठी और वह सोचने लगी, क्या मैं सपने में थी जो कि अर्नव जी
मेरे साथ ऐसे कर रहे थे। फिर वह उठी और वॉशरूम चली गई। फ्रेश होकर के फ़ौरन से रेडी हो गई और नाश्ते के लिए डाइनिंग एरिया में आ गई। वहाँ पर मधु भी आ चुकी थी। आज आसी लेट से आई थी क्योंकि वह रात को थोड़ी लेट से सोई थी। वहाँ पर अर्नव नहीं था। वह अपनी नज़रों से उसे ही ढूंढ रही थी। अर्नव को वहाँ ना पा करके वह सरोजनी जी से पूछना चाहती थी, पर वह रुक गई। सोचने लगी नहीं, पूछना ठीक नहीं है, और वह चुपचाप से डाइनिंग वाले चेयर पर बैठ गई और नाश्ता करने लगी। इतने में अर्नव आया और वह पूरी रात जाग रहा था। सुबह में उसकी थोड़ी आँख लग गई, इसीलिए उसे लेट हो गया और कहने लगा, गुड मॉर्निंग गाइड, सब लोग कैसे हैं। और वह भी आसी के ठीक सामने वाले चेयर पर बैठ गया। और जैसे ही आसी ने अर्नव को देखी, वह बिल्कुल शर्मा गई और नज़रें नीचे कर ली। अर्नव आते ही कहने लगा, दादी माँ और दादाजी, मुझे आप दोनों से बहुत ज़रूरी बातें करनी है। यह सुनकर के सरोजनी जी और किशोर जी कहने लगे, जी बेटा बोलिए, क्या बात करनी है आपको। अर्नव कहने लगा, दादी माँ, आप बहुत परेशान रहती थी ना मेरे लिए, कि कहती थी जल्दी से शादी कर लो। अब कब शादी करोगे? मुझे पोता पोती चाहिए। मैं आज सोच चुका कि मैं शादी कर ही ले रहा हूँ। मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। इतना सुनकर सरोजनी जी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और कहने लगी, वाह बेटा, आज तुमने तो मेरी एक विश पूरी कर दी। अब बताओ, लड़की मैं ढूंढूं या फिर तुम्हारी नज़र में कोई है। इतना सुनकर के आसी और ज़्यादा शर्मा गई और वह नीचे झुककर नाश्ता कर रही थी। अर्नव कहने लगा, जी दादी माँ, मैं किसी को बहुत ज़्यादा ही पसंद करता हूँ। इतना सुनकर सरोजनी जी कहने लगी, और वह लड़की कौन है बेटा। अर्नव कहने लगा, दादी माँ, वह लड़की दुनिया की सबसे बेस्ट बहू, भाभी और पत्नी बनेगी, और वह लड़की बहुत ही अच्छी है। आप भी सुनेंगी तो हैरान हो जाएंगी। किशोर जी कहने लगे, तो बताओ तो सही, वो लड़की कौन है। पहले इतनी तारीफ़ कर रहे हो, वह ज़रूर खास होगी। इतना सुनते ही अर्नव कहने लगा, दादी माँ, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी आसी जी हैं। इतना सुनकर के सभी आसी की तरफ देखने लगे। मधु तो पूरे शॉक्ड में थी कि आसी को मेरे भाई ने पसंद कर लिया, और वह भी आसी के लिए बहुत ज़्यादा ही खुश थी। आसी हमेशा अब हमारे घर में ही रहेगी और वह हमारी भाभी बनकर। आसी इस वक्त बहुत ज़्यादा ही शर्माए हुए थी और वह अपनी नज़रें झुकाए हुए थी। सरोजनी जी और किशोर जी एक दूसरे को एक नज़र देखते हैं और कहने लगे, अर्नव बेटा, तुम यह क्या कह रहे हो। ऐसे कैसे हो सकता है। आसी के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। आसी कौन है, कहाँ से आई है, हमारे ख़ानदान में वह कैसे फिट होगी बेटा। वह ऐसे रह रही है यहाँ पर, वह बात अलग है, पर हमारे घर में एडजस्ट, और वह भी तुम्हारी पत्नी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सरोजनी जी अपना फेस बनाते हुए अर्नव का थोड़ा मज़े ले रही थी। अर्नव फ़ौरन से अपने चेयर से उठा और सरोजनी जी के पास गया और कहने लगा, दादी माँ प्लीज़ ना, आसी जी बहुत अच्छी हैं और आपका बहुत ख्याल रखेंगी, आप टेंशन मत लीजिए। आसी मेरे लिए बहुत कीमती है और वो बहुत अच्छी है। दादी माँ, मैं आसी जी से बहुत प्यार करता हूँ और पहली नज़र में ही मुझे उनसे मोहब्बत हो गई है। प्लीज़ दादी माँ, आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए ना। आपको पता है ना कि जब तक आप दोनों इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगे, मैं आगे अपना रिश्ता नहीं बना पाऊँगा, और आप लोग भी यही चाहेंगे ना कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँ। इतना सुनकर सरोजनी जी अर्नव को अपने गले लगा ली और कहने लगी, बेटा, तुमने तो मेरी मुँह की बात छीन ली। मैं तो आसी को अपनी से दूर कहीं नहीं जाने दूँ। वह सच में बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की है और बहुत ही अच्छी बहू भी बनेगी और बहुत अच्छी पत्नी भी बनकर साबित होगी। और आपकी चॉइस गलत नहीं है, बहुत सही है। हम तो इस रिश्ते के लिए कभी मना कर ही नहीं सकते हैं। इतना सुनते ही आसी वहाँ से जाने वाली होती है कि तभी मधु आसी का हाथ पकड़ ली और कहने लगी, तो कहाँ चली आसी भाभी, मेरी होने वाली भाभी। आसी इतना सुनकर और भी ज़्यादा शर्मा गई और उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। तभी सरोजनी जी उठी और आसी के पास आई और मधु के पीठ पर एक प्यारा सा थप्पड़ लगाते हुए कहने लगी, क्यों परेशान कर रही हो मेरी बहू को, छोड़ो। और इतना कह करके आसी को गले लगा लेती हैं और मधु भी उसके गले लग जाती है और कहने लगी, थैंक यू भाई, आपने मेरे लिए कितना अच्छा किया। आसी को इस घर में कभी कहीं जाना नहीं पड़ेगा मेरी भाभी बनाकर, और आपने मुझे मेरी भाभी माँ दे दी। एक दोस्त बहन सब कुछ आसी में ही है। भाई, आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं आज कितनी खुश हूँ। और वह अर्नव के गले जाकर लग जाती है। किशोर जी भी बहुत खुश थे, कहने लगे, वाह, तुम तो सच में साबित कर दिए कि तुम मेरे शेर हो।
तो आगे और भी बहुत ही स्टोरी इंटरेस्टिंग होगी। आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वह वॉशरूम की दीवार टूट जाती है पर रुद्र का गुस्सा शांत नहीं होता है। यह लड़की, इस लड़की ने मुझे जानवर बना दिया है। आई हेट इट। ऐसे कैसे कर सकता हूँ मैं। रुद्र को बहुत गिल्ट हो रहा था अपने आप पर कि वह कैसे इस तरह अपने ऊपर के सारा कंट्रोल खो सकता है। उसने लगभग आज लवन्या का इतनी बुरी तरह से गलत किया था जिससे कि शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। माना कि वह सब करने के लिए लवन्या ने ही उसे उकसाया था, लेकिन इस तरह से उसे यह सब नहीं करना चाहिए था। लवन्या को बहुत तकलीफ हो रही थी, फिर भी वह रुका नहीं। रुद्र अपना सर पकड़ करके फर्श पर बैठ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह अपना काम ही तो कर रही थी, इसीलिए तो मैं उसे लेकर के आया था ना। फिर क्यों किया मैंने ऐसा उसके साथ। ओ शिट, मुझे क्यों गुस्सा आता है इतना। मुझे फ़र्क क्यों पड़ता है इतना उस लड़की से। क्यों उसका ऐसा होना। मुझे रुद्र को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह बाहर निकलता है। लवन्या को होश आ चुका था। वह अपनी बॉडी को कंबल में लपेटे हुए आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रही थी, पर नींद कहाँ आए। उसका बॉडी दर्द से टूट रहा था। रुद्र लवन्या के पास आता है, आकर बैठ जाता है और उसके चेहरे को एकटक निहारता रहता है। उसे लगता है कि लवन्या सो रही है, इसीलिए उसकी बात नहीं सुन पाएगी। रुद्र लवन्या के चेहरे की तरफ देखकर बोला, क्यों करती हो तुम ऐसा। क्यों, क्या सच में तुम्हें पैसे की इतनी भूख है। क्या सच में तुम ऐसी हो। खैर, आई एम सॉरी अपनी लिमिट क्रॉस करने के लिए। इससे आगे रुद्र कुछ भी नहीं बोल पाता है और अपने बाकी के शब्दों को अपने गले में ही लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। रुद्र के जाते ही लवन्या अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। आई एम सॉरी रुद्र, आई एम सॉरी। लवन्या बहुत ज़्यादा ही रोए जा रही थी। उसे तकलीफ़ हो रही थी और फिर एक बार वह बेहोश हो जाती है। इतने में ही बाहर से रुद्र आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लवन्या उठती ही नहीं है। यह देखकर कि रुद्र पूरी तरह से डर जाता है। वह डॉक्टर को फ़ौरन फ़ोन करता है। डॉक्टर भी आ जाता है, लवन्या को चेकअप करता है और कहता है लवन्या बहुत ही वीक हो गई है। वह बेहोश हो चुकी है क्योंकि उसके साथ जोर ज़बरदस्ती हुई है और बहुत हद तक हुई है। इतना सुनकर के रुद्र अपने आप पर ही गुस्सा करने लगा था। गिल्ट हो रही थी उसे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था लवन्या के साथ। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाकर और दवाइयाँ देकर के चला गया था। इधर रुद्र बहुत ज़्यादा ही सोचे जा रहा था लवन्या के बारे में कि मैं लवन्या के साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह खुद से ही गुस्सा कर रहा था। लवन्या अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी। वह बेहोशी की हालत में भी बहुत मासूम लग रही थी। इतने में ही लवन्या के फ़ोन पर कॉल आना शुरू हो जाते हैं। जब कॉल आता है तो रुद्र देखा कि वह सोचने लगा कि वह कॉल रिसीव करे या ना करे। इतना सोचने में ही वह कॉल कट हो जाता है, लेकिन फिर से कॉल आता है। इस बार रुद्र सोच लिया था कि मुझे उठाना चाहिए, शायद लवन्या के घर से फ़ोन होगा। इतना सोचकर रुद्र वह कॉल रिसीव कर लेता है। जैसे ही कॉल रिसीव करता है, दूसरी तरफ से यह आवाज़ आती है कि लवन्या जी, आपकी माँ के इलाज के लिए जल्द से जल्द पैसे चाहिए, वरना आपकी माँ की ट्रीटमेंट रुक सकती है। इतना सुनकर रुद्र पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि लवन्या ने अपने घर की हालत के बारे में रुद्र को कभी कुछ नहीं बताई थी और ना ही रुद्र लवन्या के परिवार या घर के बारे में कुछ जानता था। वह किसी के भी फैमिली के बारे में जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं होता था, इसीलिए लवन्या उसे कुछ भी बताना ठीक नहीं समझी। रुद्र ने डॉक्टर से पूछा, आपको कितने पैसे की ज़रूरत है और वैसे लवन्या की माँ को क्या हुआ है। डॉक्टर कहने लगी, आप कौन बोल रहे हैं। रुद्र ने कहा, मैं लवन्या का बॉस हूँ। इतना सुनकर डॉक्टर कहने लगी, मैं अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे सकती हूँ, सॉरी। इतना कह कर के डॉक्टर फ़ोन काटने ही वाली होती है कि रुद्र कहता है, प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए, मैं लवन्या का बॉस हूँ और मैं ही लवन्या को पैसा देता हूँ, क्योंकि लवन्या मेरे यहाँ ही जॉब करती है। आपको कितने पैसे की ज़रूरत है आप बताइए, मैं आपको यहीं से पे कर देता हूँ। डॉक्टर ने अपना जितने भी पैसे होते हैं वह बता देती है। रुद्र ने फ़ौरन से वह पैसे पे कर देता है और वह सोचने लगता है कि शायद लवन्या अपनी माँ की तबीयत की वजह से तो कहीं यह सब नहीं करती है। उसके बाद रुद्र ने लवन्या के मैसेज चेक करता है और कॉल डिटेल भी कि
केवल उसके फ़ोन पर रुद्र का और उस डॉक्टर का ही नंबर मिलता है और वह समझ जाता है कि मतलब लवन्या हर वक्त अपने माँ के इलाज के लिए ही पैसे करती हैं, ना कि इसको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। और अगर होता तो इसकी आज यह हालत नहीं होती। इतना सोचकर और समझकर इस वक्त रुद्र अपने आप पर और भी ज़्यादा गुस्सा करने लगा था। अब वह पूरी तरह से अपने आप पर हैरान था कि इतना सब कुछ हो गया है लवन्या के साथ और लवन्या ने मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। इतने में ही रुद्र ने सोचा मुझे जय से एक बार बात करनी चाहिए, शायद लवन्या के बारे में कुछ जानता हो। जय के पास फ़ोन कर रुद्र कहता है, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है लवन्या के बारे में, क्या तुम लवन्या के फैमिली के बारे में जानते हो? जय कहने लगा, रुद्र तुम्हें क्या हो गया है, अचानक से तुम लवन्या के बारे में, उसके घर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? रुद्र कहने लगा, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ मुझे, तुम क्या जानते हो? जय कहने लगा, मैं नहीं बता सकता हूँ, मैं लवन्या से प्रॉमिस किया है और एक दोस्त होने के नाते मैं अपने दोस्त का प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता हूँ। रुद्र कहने लगा, तुम बताते हो या फिर मैं तुम्हारे दिमाग ठिकाने पर लगा दूँ? इतना सुनकर के जय कहने लगा, बताता हूँ। और जय ने उसे सारी बातें बता दिया कि जब उसके पापा और उसके भाई का कार एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हो गई तो उसके अंकल उसकी माँ को, उसे और उसकी बहन को घर से निकाल दिए, जबकि वह घर तो उसके पापा का है और उसकी माँ अभी हॉस्पिटल में है, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, उनको कैंसर है। लवन्या बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में है भाई, इसी की वजह से वह अपना कॉलेज भी कंप्लीट नहीं कर पाई और वह कॉलेज आना छोड़ दी, उसका ख्याल रखना। इतना कहकर जय फ़ोन कट कर देता है। इतना सब कुछ जानने के बाद रुद्र अपना माथा पकड़ लेता है और कहता है, आई एम सॉरी लवन्या, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया है और तुम्हारे अपने चेहरे पर एक सेकंड तक नहीं आई और ना ही मुझे कुछ फील हुआ और ना ही तुमने फील करवाई। तुम ना कल गलत थी और ना आज गलत हो। गलत तो मैं हूँ जो कि तुम्हें समझ नहीं पाया था, ना मैं कल समझ पाया था और ना ही आज समझ पाया हूँ। यह सोचे जा रहा था और लवन्या को देखे जा रहा था, लवन्या में ही खोसा गया था। इतने में ही रुद्र के फ़ोन की घंटी बजती है। वह नंबर देखकर पूरी तरह से हैरान था कि इतने दिनों के बाद वह फटाक से अपना फ़ोन रिसीव करता है। दूसरी तरफ से कुछ ऐसा बात कहा गया कि रुद्र की आंखें पूरी तरह से फैल चुकी थी और वह लवन्या को एक गहरी नज़र देखता है और वहीं पर कमरे में लॉक करके चला जाता है, क्योंकि उस कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर होते हैं। वह उसे यह जानकारी देते हैं कि जिस क्रिमिनल को पकड़ने आया था वह क्रिमिनल एक बार में था। रुद्र यह सुनते ही वह भी उस बार में चला जाता है और वहां जाकर के देखता है कि उसे क्रिमिनल के साथ में बहुत सारे ही आदमी होते हैं जो कि सभी एक जगह बैठकर ड्रिंक किए जा रहे थे और आपस में बहुत ही अजीबोगरीब बकवास किए जा रहे थे। तभी अंदर से होते हुए एक आदमी आता है जो कि उस आदमी का सिर्फ पीठ दिखाई देता है और यह देख कर के रुद्र सोचने लगा था, इसे तो मैंने कहीं ना कहीं देखा है पर कहाँ देखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जैसे ही वह इंसान दूसरे साइड घूमता है, रुद्र की आंखें उसे देखकर पूरी तरह से फैल जाती है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि शक्ति था। शक्ति उन क्रिमिनलों के साथ में है। यह जानकर रुद्र पूरी तरह से हैरान था। उसने फ़ौरन से जय को फ़ोन किया और वहां पर आने के लिए कह दिया। जय यह जानकर कि शक्ति भी इन क्रिमिनलों के साथ में मिला हुआ है, वह भी बहुत ज़्यादा ही हैरान था। जय भी फ़ौरन से घर से निकल करके रुद्र के बताए हुए एड्रेस पर आ जाता है। रुद्र और जय मिलकर उन क्रिमिनलों पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वह क्रिमिनल पकड़ा जाता है। पर वहीं दूसरी तरफ शक्ति जय और रुद्र को देखकर पूरी तरह से हिल जाता है और वह भागने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए रुद्र आया था वह क्रिमिनल तो पकड़ा गया था। जय और कुछ पुलिस वाले उसे लेकर वहां से जाने लगे थे। उस क्रिमिनल को लेकर फ़ौरन इंडिया पहुंचना था। जय ने फ़ौरन से अपना टिकट कंफर्म करवाया और उस क्रिमिनल को लेकर इंडिया की फ़्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट चला गया और रुद्र से बोला कि तुम भी फटाफट से लवन्या को लेकर आ जाओ। रुद्र ने कहा, मैं आता हूँ, तुम चलो और इसका खास ख्याल रखना। रुद्र लवन्या के बारे में ही सोचे जा रहा था। पूरे रास्ते उसे सिर्फ और सिर्फ लवन्या ही याद आ रही थी। उधर लवन्या होश में आकर बेड पर उठ बैठती है
और चारों तरफ नज़र घुमाकर देखे जा रही थी कि रुद्र उसे कमरे में नज़र भी नहीं आ रहा था। फिर वह वॉशरूम में जाती है, वॉशरूम में भी रुद्र नहीं था। जब रूम का दरवाज़ा खोलती है तो वह भी नहीं खुलता है और लवन्या पूरी तरह से हैरान थी कि यह रुद्र कहाँ चला गया। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था, क्योंकि वह जिस हालत में थी वह बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुकी थी और इस कमज़ोरी की वजह से ही उसे चिड़चिड़ा और घबराहट सी फील होने लगी थी। वह अभी रुद्र को फ़ोन पर कॉल करने वाली थी कि कमरे का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आती है और लवन्या रुक जाती है। जब अपना चेहरा घुमाकर देखती है तो रुद्र था। रुद्र लवन्या को उठा हुआ देखकर लवन्या के पास आया और बेड पर बैठ गया और कहने लगा, तुम ठीक हो ना, तुम कब उठी? इतना सुनकर लवन्या रुद्र को बड़े ही गौर से देख रही थी कि आज रुद्र उसका इतना केयर क्यों कर रहा है, उसके बारे में इतना पूछ क्यों रहा है। वह कहने लगी, बस थोड़ी देर पहले। इतना सुनकर रुद्र कहने लगा, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक नाश्ता मंगवाता हूँ। इतना सुनते ही लवन्या उठने लगती है और उठने में ही उसका पैर मुड़ गया था और जैसे ही गिरने वाली होती है रुद्र फ़ौरन से उठ करके उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और लवन्या को देखने लगा था और उसकी आंखों में भी खो गया था। लवन्या भी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रुद्र की आंखों में ही देखे जा रही थी और फिर लवन्या उठने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्र तो बस उसे ही देखे जा रहा था। यह देखकर लवन्या पूरी तरह से सोचने लगी, रुद्र को अचानक क्या हो गया। रुद्र को अचानक होश आ जाता है और वह लवन्या को सही ढंग से खड़ा करता है और उसे कहता है, जाओ ख्याल रखना अपना। और लवन्या वॉशरूम में चली जाती है। वह शावर लेकर कुछ देर में ही वॉशरूम से बाहर निकलती है। रुद्र खाना मंगवा चुका था और रुद्र लवन्या मिलकर दोनों नाश्ता कर चुके थे। रुद्र कहने लगा, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें इंडिया जाना है, क्योंकि मैं जिस काम के लिए आया था मेरा काम हो चुका है। मैं तुम्हें लॉक करके वही काम करने गया था। इतना सुनकर लवन्या हाँ में अपना सर हिला देती है और वह ड्रेसिंग रूम में चली जाती है और वह एक बहुत ही प्यारा सा सूट पहनती है जो कि वह बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होता है। और वह पहनकर जब लवन्या बाहर निकलती है तो रुद्र की नज़रें लवन्या पर ही टिक जाती है। लवन्या सूट में बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। लवन्या जैसे ही अपना लगेज उठाकर लेकर जाने की सोचती है तो रुद्र रोक देता है, कहता है, तुम इसे छोड़ दो, होटल के सर्वेंट इसे ले जाएंगे। लवन्या यह सुनकर लगेज को छोड़ देती है और वह आगे बढ़ जाती है। रुद्र इस वक्त लवन्या का हाथ पकड़े लवन्या के साथ चलता है। यह देखकर कहने लगी, मैं चल सकती हूँ, हाथ पकड़ने की क्या ज़रूरत है। रुद्र कहने लगा, तुम बहुत वीक हो गई हो, डॉक्टर ने यही कहा, तुम वीक हो चुकी थी। डॉक्टर कहे हैं कि तुम्हें केयर की बहुत ज़रूरत है, अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती हो और जब तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो मेरा ख्याल कैसे रखोगी। रुद्र इतना कहकर लवन्या का हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ लेता है और होटल से बाहर निकल जाता है। डॉक्टर का नाम सुनकर लवन्या को भी याद आया कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है और डॉक्टर ने कहे हैं कि पैसे जमा करवाने हैं, नहीं तो उसकी माँ का ट्रीटमेंट रुक जाएगा। लवन्या अपना सर घुमा कर रुद्र की तरफ देखती है और कहती है, मेरे रात के पैसे चाहिए, मुझे अर्जेंट। इतना सुनकर रुद्र स्माइल करते हुए कहता है, मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। रुद्र ने इसी टाइम लवन्या को पैसा दे देता है। लवन्या ने फ़ौरन से डॉक्टर को मैसेज करती है कि मैं पैसे आपको पे कर रही हूँ, लेकिन उधर से डॉक्टर ने कही, डोंट वरी, आपको पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा पे हो चुका है। इतना सुनते ही लवन्या हैरान हो गई और सोचने लगी, पैसा मिल चुके हैं पर कौन कर सकता है पैसा, इतना पैसा कौन भर सकता है। उसे कुछ भी आइडिया नहीं था कि यह पैसे कहाँ से आ सकते हैं, कौन दे सकता है। वह इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि एयरपोर्ट पर पहुँच गई। रुद्र और लवन्या का सारे फॉर्मेलिटी हो जाने के बाद फ़्लाइट पर बैठ जाते हैं दोनों और देखते ही देखते इंडिया वापस आ जाते हैं। लवन्या रुद्र के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलती है और रुद्र की तरफ देखकर बोली, ओके देन मैं चलती हूँ। वह जाने लगती है कि रुद्र उसे रोकते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लवन्या रुद्र की तरफ देखकर बोली, नहीं मैं खुद चली जाऊँगी, थैंक यू। उसके बाद लवन्या वहाँ से चली जाती है और रुद्र खड़ा खड़ा उसे देखता रह जाता है। वह लवन्या को रोकना तो चाहता था, लेकिन उसके गले से जैसे शब्द ही नहीं निकल रहे थे। धीरे धीरे लवन्या उससे दूर जा रही थी और वह उसे चाहकर भी रोक नहीं पा रहा था। लवन्या वहाँ से एक ऑटो रिक्शा लेती है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। लवन्या के चले जाने के बाद
रुद्र अपनी गाड़ी में बैठकर वह सीधा ऑफिस की तरफ जाता है। लवन्या अपनी ऑटो रिक्शा को हॉस्पिटल के लिए लेकर जाती है। वह अपने पर्स को खोलकर देखती है, उसमें कैश था, नोटों की बहुत सारी गड्डियाँ था। वह यह नोट थे जो रुद्र ने उसे दिए थे उसके काम के बदले में, उसकी एक्सपेक्टेशन से डबल। उन नोटों को देखकर लवन्या को याद आता है कि उसने यह नोट कैसे कमाए हैं, तो उसके अंदर की लवन्या जैसे ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। उसे बहुत दर्द होता है, उसके सीने में बहुत तकलीफ़ होती है। अस्पताल पहुंचने के बाद लवन्या सबसे पहले वह सारे पैसे अपने माँ के इलाज के लिए अस्पताल में जमा करवाती है, लेकिन डॉक्टर कहती हैं कि आपकी माँ का इलाज का पैसा जमा हो चुका है। यह सुनकर के लवन्या पूरी तरह से हैरान हो गई थी, लेकिन डॉक्टर कहती हैं कि आपकी माँ का इलाज का पैसा जमा हो चुका है। यह सुनकर के लवन्या पूरी तरह से हैरान हो गई थी कि आखिर यह कौन है जो कि मेरी माँ का इलाज का पैसा जमा करवाया है। तो डॉक्टर कहने लगी कि मैं यहाँ सुबह को फ़ोन की थी, जो कि आपके जगह कोई और फ़ोन उठाया था और वह आप अपने आप को आपका बॉस बता रहा था, उसी ने ही तो यह पैसे जमा करवाए हैं। यह बात सुनकर के लवन्या पूरी तरह से हैरान हो गई थी। वह सोच भी नहीं सकती थी कि यह सब हो सकता है, और वह हैरानगी से पूछने लगी, डॉक्टर क्या कहा आपने? बॉस? कौन बॉस? आपने पूछा नहीं? आप ऐसे कैसे किसी को अपने पेशेंट के इन्फॉर्मेशन आप दे सकती हैं? यह सुनकर डॉक्टर कहने लगी, मैंने यह बात कही थी, पर सामने वाला जो इंसान था वह बिल्कुल नहीं माना, और वह कहने लगा, आप उनके यहाँ ही तो जॉब करती हैं, उसका नाम रुद्र चौहान है, इसीलिए वह आपके बॉस हैं, उन्होंने ही मुझे यह पैसे दिए हैं। और वैसे भी मुझे आपकी माँ का ट्रीटमेंट करना था, रोकना नहीं था, इसीलिए मैंने वह पैसे लेना उचित समझी और बहुत अर्जेंट भी था। इतना सुनकर के लवन्या रुद्र के बारे में सोचने लगी थी, मतलब कि रुद्र ने ही यह सारे पैसे दिए थे, और फिर जब मैं मांगी तो उसने बताया क्यों नहीं, वह पैसे जमा कर चुका है। और वह सोचने लगी, अगर मैं यह कदम न उठाई होती तो आज वह दर दर भटक रही होती, अपनी माँ की जान बचाने के लिए लोगों से भीख मांग रही होती। लवन्या अपनी माँ के कमरे में जाती है। उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी, बाहर खिड़कियों की तरफ देख रही थी और अपने ख्यालों में खोई हुई थी, और बाहर हवा के कारण पेड़ के पत्ते हिल रहे थे और पक्षियों को देख रही थी। लवन्या अंदर आकर बोली, माँ। लता जी तुरंत पलट कर देखती हैं। लवन्या को अपने आंखों के सामने देखकर लता जी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती हैं। वह देखती हैं कि उसकी माँ पहले से ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई है, उनके बाल भी जा चुके हैं और वह काफ़ी दुबली पतली लग रही हैं। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर लवन्या को बहुत बुरा लग रहा था, उसे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, उसको फूट फूट कर रोने का मन कर रहा था। वह जानती थी कि उसकी माँ हर रोज़ मौत के और भी करीब जा रही है। वह अपनी हर कोशिश कर रही थी अपनी माँ को ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदा रखने की, उनका अच्छे से इलाज करने की कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन जो बीमारी लता जी को थी उसमें अब नहीं तो थोड़े टाइम बाद उन्हें मरना तो था ही। बस यही चीज़ था जो कि हर रोज़ लवन्या को मौत जैसे दर्द का एहसास करवाती थी। एक माँ ही बची थी उसकी ज़िंदगी में। वह तो यह सोच सोच कर डर रही थी कि जिस दिन उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाएगी, उस दिन के बाद कैसे जिएगी, वह कैसे संभालेगी अपने आप को और अपनी बहन को। लता जी उठकर बैठने की कोशिश करती हैं। लवन्या इतने में ही फटाक से भागकर अपनी माँ के पास आती है और उन्हें ठीक से उठाकर बैठा देती है। लता जी आराम से बैठते हुए बोली, अरे मैं ठीक हूँ बेटा, तुम्हारी बिजनेस ट्रिप कैसी रही? सब कुछ अच्छे से तो हो गया ना? लवन्या मुस्कुराकर बगल वाली कुर्सी पर बैठे हुए बोली, हाँ माँ, सब कुछ बहुत अच्छा था। कुछ टाइम बाद मेरी सैलरी में इंक्रीजमेंट हो जाएगा, आपका इलाज यहाँ पर बहुत अच्छे से हो जाएगा माँ, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लवन्या की बात सुनकर लता जी एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, किसे दिलासा दे रही हो तुम? मैं तुम्हें पैदा किया है, तुम्हें मुझे नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ जो बीमारी मुझे हुई है वह आज नहीं तो कल मेरी जान लेकर ही मानेगी। मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूँ कि तुम क्यों मुझ पर इतना पैसा लगा रही हो। इस पैसे से तुम अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकती हो बेटा, आज नहीं तो कल मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म होनी ही है। तुम तो कम से कम अपनी ज़िंदगी बनाओ, इस पैसे से अपने लिए बचा कर रखो ना, और अपनी बहन के लिए कि फालतू के मेरे लिए अस्पताल में पानी की तरह ना बहाओ। अपनी माँ की बात सुनकर लवन्या
उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, माँ आप यह बात बोल रही हैं, अगर मेरी जगह आपका कोई बेटा होता तो क्या उससे भी आप यही बातें करती? माना कि मैं लड़की हूँ लेकिन मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, और यहाँ तक रही आपके इलाज की बात तो उसके लिए चाहे कुछ मुझे करना पड़े मैं आपकी अच्छे से अच्छा इलाज करवाऊँगी और इतनी आसानी से आपको मुझसे पीछे छुड़वाना नहीं दूँगी। आपको ठीक होना ही होगा माँ, आपको ठीक होना पड़ेगा। लावण्या की आंखों में एक अजीब सा दर्द उभर जाता है। लता जी लावण्या के हाथ को अपने हाथों में रखते हुए बोली, आई एम सॉरी बेटा, मैं एक अच्छी माँ होने का फ़र्ज नहीं निभा पाई। जो प्रोटेक्शन मुझे तुम्हें देनी चाहिए थी, तुम्हारे लिए एक अच्छी ज़िंदगी बनानी चाहिए थी, तुम्हारी किसी अच्छे घर में शादी करनी चाहिए थी, वह सब मैं नहीं कर पाई और ना ही नैना की। मैं अपना फ़र्ज निभा नहीं पाई। इस कमबख्त बीमारी को भी अभी होना था जब मेरी बेटियां जवान हो रही थी, जब उसके घर बसाने की बारी आई थी। एक तो पता नहीं भगवान हमसे क्या चाहते हैं, मेरी फूल सी बच्ची की ज़िंदगी में इतने दुख लिख दिए। भले पहले भाई बाप का साया उठ गया और चाचा ने भी घर से निकाल दिया। दर दर की ठोकरें खाएं। एक बच्ची क्या क्या करे, बहन की पढ़ाई करवाए या फिर माँ का इलाज करवाए या फिर घर का किराया भरे। मुझे माफ़ कर दो बेटा। लावण्या अपने माँ को हक करते हुए बोली, माँ प्लीज़ चुप हो जाइए, आप क्यों यह सब बातें कर रही हैं? मुझे यह सब बातें नहीं सुननी है। एक बार आप अच्छे से ठीक हो जाइए, उसके बाद आराम से मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर मेरी शादी करवा देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले आप ठीक हो जाइए। माँ यह सब कुछ मैं सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ, सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और रही बात नैना की, नैना मेरी जान है, मैं उसकी हमेशा से देखभाल करती रहूँगी और उसकी सारी ज़रूरतें पूरा करती रहूँगी। मैं आपको नहीं खोना चाहती हूँ। यह बोलते बोलते लावण्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और लता जी की भी आंखें नम हो जाती है। उधर रुद्र अपनी घड़ी चेक कर रहा था। रात के लगभग 9 बज चुके थे, लेकिन अब तक लावण्या बंगले पर नहीं पहुंची थी। रुद्र बेचैनी में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि इतना लेट हो गया है और वह अब तक आई क्यों नहीं। शायद रुद्र अब लावण्या के बिना रह नहीं पा रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रुद्र बार बार अपनी बालकनी से बंगले के दरवाजे की तरफ देखे जा रहा था और अपनी घड़ी में टाइम देख रहा था और बड़बड़ाए जा रहा था, आज पूरा 1 घंटा लेट है। 8 बजे तक तो आ जाया करती थी, 9 बज गए, अब तक आई क्यों नहीं। रुद्र को काफ़ी अजीब लगता है, उसे काफ़ी बेचैनी होने लगती है। कुछ दिनों में ही उसे लावण्या की काफ़ी आदत सी हो गई थी। उसका न आना उसे बहुत बेचैन कर रहा था। वह सोचने लगा कहीं वह बीमार तो नहीं पड़ गई, उसे बहुत ज़्यादा ही वीकनेस थी, वह कहीं बेहोश तो नहीं हो गई। उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। वह अपने को केयर नहीं करती है पर अपनी माँ का सेवा दिन रात में लगी हुई है। कहीं उसने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया ना? कहीं वह आज के बाद नहीं, थोड़ा इंतज़ार करता हूँ, हो सकता है कहीं ट्रैफिक में फंस गई हो। क्या मुझे फ़ोन करके पूछना चाहिए? नहीं, मैं फ़ोन नहीं करूँगा, वरना क्या सोचेगी वह मेरे बारे में। मैं उसके लिए इतना ज़्यादा डिस्परेट हो रहा था कि वह 1 घंटा लेट हो गई और मैं पागल हो गया। बिल्कुल नहीं, वह आ जाएगी जब उसे आना होगा। रुद्र अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों से होता हुआ हॉल में आता है। उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, कुछ बना लेता हूँ। वह किचन में जाकर के खाना बनाने लगता है। वह कुछ सब्जियों को काटता है, उन्हें धोता है और फिर बनाने लगता है। और यह आटा कहाँ रखा है उसने? रुद्र इधर उधर देखता है। यह कुछ दिनों तक मैं किचन में एंट्री, सारी चीज़ें इधर से उधर रख दी है उस लड़की ने। अब मुझे कोई भी चीज़ जगह पर मिल नहीं रही है। यह आटा कहाँ रख दिया है उसने? रुद्र इधर उधर नज़र घुमाकर देखा तो उसे एक बड़ा सा कंटेनर दिखाई देता है जो कि ऊपर की तरफ रखा हुआ था। यह देखो कहाँ पर रखा है उसने। रुद्र उस कंटेनर के पास जाता है और उस कंटेनर को उठाने लगता है। वह पूरे फोर्स के साथ कंटेनर को उतार रहा होता है कि तभी दरवाजे की बेल बज जाती है। वह एकदम से दरवाजे की तरफ देखता है और कंटेनर उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है। लावण्या दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी। वह अपनी घड़ी में बार बार टाइम देख रही थी। ओह गॉड, पूरा 1 घंटा लेट हुआ। पता नहीं हिटलर का दिमाग कितना गर्म हो गया होगा। वह एक बार फिर से बेल बजाते हुए सोचती है और यह दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और लावण्या अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा देखती है, उसकी चीख निकल जाती है, भूत भूत, यह भूत है। वह आगे देखते ही
उसके सामने एक आदमी खड़ा है जो कि पूरा सफ़ेद आटे में नहाया हुआ था। वह रुद्र था। आटा उसके ऊपर गिर गया था और वह ऊपर से नीचे तक पूरे आटे में सफ़ेद हो चुका था। लवण्य को चिल्लाते देखकर रुद्र अपनी भावें तन लेता है। तुम्हें क्या मैं भूत दिखाई देता हूँ? चिल्लाना बंद करो। रुद्र की आवाज़ सुनकर के लवण्य एकदम से रुक जाती है और गौर से देखती है। क्या तुम हो? क्या हाल बना रखा है तुमने? रुद्र की हालत देखकर एकदम से लवण्य की हंसी छूट जाती है और वह कंट्रोल नहीं कर पाती है। लवण्य को इस तरह ज़ोर ज़ोर से पेट पकड़कर हंसता हुआ देखकर रुद्र अपने दांत पीसने लगा था। इस लड़की की इतनी हिम्मत कि यह मुझ पर हंस रही है, रुद्र चौहान पर हंस रही है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन रुद्र भी हंस रहा था पर लवण्य को दिखाना नहीं चाहता था। लवण्य देखती है कि रुद्र उसे काफ़ी गुस्से में देख रहा है। यह देखकर वह तुरंत हंसना बंद कर देती है और रुद्र से कहती है, यह क्या हाल बना रखा है तुमने? रुद्र गुस्से में लवण्य से बोला, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। रुद्र की बात सुनकर लवण्य काफ़ी कन्फ्यूजन में रुद्र को देखती है। रुद्र लवण्य से बोला, तुमने मेरे सारे किचन के सामान को यहाँ से वहाँ रख दिया है, सबकी जगह चेंज कर दी है तुमने। मुझे आटा मिल नहीं रहा था क्योंकि तुमने ऊपर रख दिया था। मैं उतार रहा था, इतने में तुम्हारी बेल बजी और आटा मेरे हाथ से छूट गया। रुद्र काफ़ी ज़्यादा फ़नी लग रहा था। लवण्य को ज़ोर ज़ोर से हंसने का मन कर रहा था लेकिन रुद्र का गुस्सा देखकर फिर से हंसने की उसकी हिम्मत नहीं होती है। लवण्य रुद्र के पास आती है और कहती है, हिलिए मत वरना यह आपकी आंखों में चला जाएगा। रुकिए, मैं साफ़ करती हूँ। लवण्य अपने पर्स से रुमाल निकालती है और रुद्र के करीब आकर उसके बालों से, उसकी आंखों के सामने से, उसके चेहरे से आटा साफ़ करने लगती है। लवण्य के अचानक इतना करीब आ जाने से रुद्र के दिल की धड़कन एकदम से तेज हो जाती है। लवण्य की खुशबू उसके नाक में जाती है। रुद्र मदहोश हो जाता है और लवण्य को एकटक देखता रहता है। दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा ही करीब थे। आटा साफ करते करते अचानक लवण्य की नज़र रुद्र पर पड़ती है जो उसे लगातार देखे जा रहा था। अब लवण्य को भी काफ़ी अजीब लगता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में बहुत देर तक लगातार देखते रहते हैं। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे, इसीलिए एक दूसरे की खुशबू को भी बहुत पैशनेट तरीके से महसूस कर पा रहे थे। रुद्र धीरे से लवण्य की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करता है। लवण्य रुद्र के बदन से जाकर चिपक जाती है। दोनों के चेहरे बहुत ज़्यादा ही करीब थे और दोनों अब तक एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक अजीब सा फोर्स दोनों को एक दूसरे के करीब खींच रहा है। चाह कर भी दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पा रहे थे। रुद्र का चेहरा धीरे धीरे लवण्य के करीब आता है। उसके होठ लवण्य के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। लवण्य की धड़कनें भी तेज हो जाती है। वह अपनी सांसें थाम कर खड़ी हो जाती है। दोनों के होठ मिलने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक रुद्र को होश आता है और वह चेहरा थोड़ा पीछे करता है। लवण्य आंखें बंद करके उसके किस करने का इंतज़ार कर रही थी और ऐसा करने में वह बहुत ही ज़्यादा शर्माई हुई भी लग रही थी। रुद्र का मन कर रहा था कि अभी इसी वक्त लवण्य पर टूट पड़े, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि लवण्य बहुत ज़्यादा ही वीक हो चुकी थी और लवण्य का ख्याल रखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। रुद्र जब थोड़ा पीछे हो जाता है तो लवण्य अपनी आंखें खोलकर कन्फ्यूजन में रुद्र को देखती है। रुद्र पीछे होकर इधर उधर नज़र फेरे हुए बोला, मैं नहाकर आता हूँ, मुझे भूख लगी है, तुम खाना बनाओ मेरे लिए। यह बोलकर रुद्र सीधा अपने कमरे में चला जाता है। लवण्य हैरान होकर अपने आप से बोली, यह इसको क्या हो गया? वैसे तो हमेशा मुझ पर टूट पड़ने का बहाना ढूंढता था, आज इतना अच्छा मौका मिलने पर भी पीछे हट गया। यह इंसान मेरी समझ से बाहर है, पता नहीं इसको क्या हो गया है। आज यह काफ़ी बदला बदला सा लग रहा है। लवण्य किचन में खाना बना रही थी। रुद्र की हरकत अब भी उसके दिमाग से जा नहीं रही थी, खास करके वह पल जब वह लोग अब्रॉड में थे। होटल रूम में वह रात जो इतनी दर्दनाक थी। वह सुबह जब रुद्र ने उससे सॉरी बोला था, यह सोचकर कि वह सो रही है। लवण्य अपने मन ही मन सोचते हुए बोली, अब जब से वापस लौट कर आए हैं रुद्र के बिहेव में काफ़ी चेंज आ गया है। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या सच में उसे पछतावा हुआ है मेरे साथ जो किया है उसका? लवण्य को समझ में नहीं आ रहा था कि रुद्र अचानक इतना बदल कैसे गया। आखिर क्या बात है? वह खाना बना रही थी, उसने लगभग खाना बनाकर तैयार कर लिया था। वह खाने को
को उठा कर डाइनिंग टेबल पर ला रही थी, तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर पड़ी। रुद्र नीचे आ रहा था। उसके बाल हल्के गीले थे क्योंकि वह अभी अभी शावर लेकर आया था और उसने घर पर पहने जाने वाले कंफर्टेबल कपड़े पहने हुए थे। चाहे फॉर्मल हो या कैजुअल या फिर कुछ ना भी हो, रुद्र हर ड्रेस में बहुत अट्रैक्टिव लगता था। एक बार कोई लड़की उसे देख ले तो उसे नज़र हटाना काफ़ी मुश्किल हो जाए। लवन्या भी डाइनिंग टेबल के पास खड़ी रुद्र को देखे जा रही थी। रुद्र चल कर के डाइनिंग टेबल के पास आता है और चेयर पर बैठ जाता है। लवन्या रुद्र की प्लेट में खाना सर्व करती है और फिर उसके बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। रुद्र खाने लगा था लेकिन देखता है कि लवन्या बस ऐसे ही बैठी हुई है। रुद्र लवन्या की तरफ देखकर बोला, तुम्हें नहीं खाना है क्या? लवन्या ने रुद्र से कही, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम खाओ। रुद्र लवन्या की प्लेट उसके सामने रख देता है और उसमें खाना डाल देता है। लवन्या हैरान थी क्योंकि आज से पहले रुद्र ने ऐसा कभी नहीं किया था। लवन्या को काफ़ी अजीब लग रहा था। रुद्र अपने खाने पर फोकस करते हुए लवन्या से बोला, अब चुपचाप खाना खाओ, वैसे ही इतनी दुबली पतली हो, ठीक से खाओगी नहीं तो एक दिन गायब हो जाओगी और मुझे दिखोगी भी नहीं। रुद्र की बात सुनकर लवन्या का मुँह खुला का खुला रह गया था। तुम क्या बोल रहे हो? लड़कियों के लिए उसका फिगर क्या मायने रखता है, तुम्हें कोई अंदाज़ा भी नहीं है। लवन्या की बात सुनकर रुद्र बोला, फिगर से ज़्यादा हेल्थ ही इम्पोर्टेंट होती है और तुम बहुत ज़्यादा ही वीक हो। जब हेल्थ ही नहीं रहेगी तो फिगर का क्या अचार डालोगी? चुपचाप खाना खाओ वरना पता चला कि मेरे एक शॉट को भी तुम ठीक से बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। रुद्र की बात सुनकर लवन्या अपना मुंह बना लेती है और फिर चुपचाप खाना खाने लगती है। कुछ देर बाद रुद्र लवन्या की तरफ देखकर बोला, तुम्हारी माँ कैसी हैं? लवन्या अपने सर रुद्र की तरफ उठाकर देखती है और कहती है, ठीक है। इतना कहकर के लवन्या अपने बैग से पैसे निकालकर रुद्र को दे देती है और कहती है, यह लो पैसे, तुमने पैसे जमा करवा दिए थे तो मुझे यह पैसे क्यों दिए? यह देखकर रुद्र कहने लगा, आगे का यह खर्चा है तुम्हारा, अपनी बहन और अपने किराए तुम इन्हीं से चलाओगी और जब भी तुम्हें पैसे की ज़रूरत हो। इसके आगे वह कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि रुद्र सब कुछ जान चुका था। यह जानकर लवन्या भी जान गई थी। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। रुद्र सारा दिन ऑफिस में काम करता था और रात को 8 बजे ही दरवाजे पर नज़र टिका लेता था। हालांकि वह लवन्या को कभी यह बात जताता नहीं था कि वह उसका कितना डेस्परेटली इंतज़ार करता है। लवन्या को भी रुद्र के अंदर काफ़ी चेंज नज़र आ रहे थे और रुद्र थोड़ा नॉर्मल हो गया था। उसके साथ अच्छा बिहेव करने लगा था, उसका ख्याल रखने लगा था, उसकी केयर करता था। कहता था कि तुम अच्छी नहीं रहोगी तो फिर मुझे कैसे रखोगी? तुम्हारा सही रहना बिल्कुल ही ज़रूरी है ताकि तुम मुझ पर ध्यान दे सको। अब उसे झेल पाना मुश्किल नहीं था लवन्या के लिए। वह जो भी करता था काफ़ी प्यार और केयर के साथ करता था। हालांकि वह दिखाता था कि वह सिर्फ अपना काम कर रहा है, उसे लवन्या से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बार अचानक, आज के लिए इतना ही, आगे की स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।